If you own a house, you become millionaire automatic. लेकिन उसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट्स भी होती हैं. वन ऑफ द मोस्ट, थैंक यू ऑस्ट्रेलिया के बारे में एजुकेट करने के लिए, बताने. टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को यहाँ पे सिंस 2004. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इस वीडियो का. अगर आपने पहला पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, और आप ऊपर आई बटन से भी जाके देख सकते हैं. गॉट इट. और साहिल मुझे ये बताइए कि अब आपने बोला 30,000 जो फीस होगी, तो ये स्टूडेंट को इंडिया से आते वक्त ही पे करने पड़ेंगे पहले, कि वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, कि वो पहले फर्स्ट ईयर की फ़ीस पे कर दें या 6 मंथ्स की पे कर दें, बाकी वहाँ पे आके कमा के पे कर दें, या बाद में मंगवा लें इंडिया से, तो ऐसा हो सकता है क्या? It really depends on institutions, per institutions, but generally speaking आपको ये फंड्स शो करने पड़ते हैं इंडिया लीव करने से पहले. तो इंडिया में बहुत सारे लोन्स भी आते हैं, स्टडी लोन्स आते हैं, बिकॉज द होल आइडिया इज़, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं कई जो आपके फंड्स नहीं देखती हैं पूरे 3 साल के, राइट. लेकिन जो ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये प्रेफर करती हैं कि ये फ़ंड्स देखें कि आपके पास फ़ंड्स पड़े हैं एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, तो एटलीस्ट $20,000 कई बार वो कहते हैं शो करने के लिए. क्योंकि अगर आप एज अ पेरेंट अपना बच्चा भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो गवर्नमेंट नीड्स टू सी कि एटलीस्ट विल दिस स्टूडेंट बी एबल टू अफोर्ड लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर. तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर का फंडिंग शो करनी पड़ेगी. ओके. तो उनको 1 ईयर की फंडिंग मतलब एक्सपेंसेस शो करने पड़ेंगे, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. यस, दैट्स राइट. तो वो चेक करते हैं सब कुछ, बट फीस आपको पूरी नहीं पे करनी पड़ती इन एडवांस, नेवर. ओके. तो वो कितने एक्सपेंसेस शो करने पड़ेंगे उनको अगर उन्होंने शो करने हैं एक्सक्लूडिंग फी? फॉर 1 ईयर आपका जो $20,000 ऑन एन एवरेज होता है. $20,000 ऑन एन एवरेज. ओके. Yes, तो साहिल अभी फॉर बिग यूनिवर्सिटीज, नॉट फॉर स्मॉल यूनिवर्सिटीज. तो साहिल अभी हम बात कर रहे हैं जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो आप मुझे ये बताइए कि हाउ इजी इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया या लाइक मेलबर्न और सिडनी में, कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी जॉब पे जाना चाहता है अपने घर से, या अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाना चाहता है अपने घर से, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना इजी है या मतलब कितना रिलायबल है ऑस्ट्रेलिया में? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ एक्चुअली वेरी रिलायबल यहाँ पे, बिकॉज मोस्ट पीपल यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन दे आर गोइंग टू वर्क, व्हेन दे आर गोइंग टू यूनिवर्सिटीज़. और जितनी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर ऑल एक्चुअली बिल्ट इन सच अ वे कि वो स्टेशन से विद इन 1 और 2 मिनट्स की वॉक पे होती हैं. कोई भी आप यूनिवर्सिटी पकड़ लो, तो एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी हियर इज़ विद इन क्लोज रेंज ऑफ ट्रेन स्टेशंस. एंड द रीज़न फॉर दैट प्लानिंग इज़ बिकॉज इवन अगर कोई नई यूनिवर्सिटी भी खुलती है ऑस्ट्रेलिया में, वन ऑफ द मेन कंडीशंस इज इट हैज़ टू बी ईजिली एक्सेसिबल. तो आई थिंक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ ग्रेट. और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ने के लिए आपको ये नहीं होता कि आपको बस की टिकट अलग चाहिए, ट्रेन की अलग चाहिए, फेरी की अलग चाहिए. यहाँ पे एक चीज़ बनती है, कार्ड बनता है, उसका नाम होता है ओपल कार्ड. जस्ट लाइक देयर इज़ अ मेट्रो कार्ड इन इंडिया, वैसे यहाँ ओपल कार्ड बनता है. उसमें आप पैसे डालो और वही कार्ड आप हर जगह जाकर टैप कर दो, भले ही आप बस के ऊपर चढ़ रहे हो या ट्रेन के ऊपर चढ़ रहे हो या फेरी के ऊपर चढ़ रहे हो. तो इट्स वेरी वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़. ओके. तो दैट्स गुड. तो आप मुझे ये बताइए कि इफ़ समवन वांट्स टू बाय अ कार, तो वो कैसे, कितने में एवरेज कार मिल जाती है? अगर कोई स्टूडेंट कार लेना चाहता है, अफोर्डेबल कार, कितने की आ जाती है? काम चलाऊ कार अगर उसने अपने काम के लिए लेनी है या यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह के लिए लेनी है. हाँ जी, तो यहाँ पे बहुत सारी कार यार्ड्स होते हैं कार खरीदने के लिए, लेकिन उसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट्स भी होती हैं. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स टू बाय कार इज़ फ्रॉम carsales.com.au. और अगर आप सस्ती कार देख रहे हो, ऑन एन एवरेज 3-4 की आपको कार मिल जाएगी, $3-4,000 की. ओके. हाउ अबाउट इंश्योरेंस एंड अदर रोडवर्दी एक्सपेंसेस ऑफ कार? तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. जब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स आते हैं, वो पैसे बचाने के लिए कई बारी इंश्योरेंस नहीं लेते हैं. तो यहाँ पे देयर 2 मेन टाइप्स ऑफ कार इंश्योरेंस. एक होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस ली है और आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया है, तो आपका सिर्फ थर्ड पार्टी कवर होगा. इन अदर वर्ड, दूसरे बंदे की गाड़ी ठुकी है तो इंश्योरेंस सिर्फ उसका रिपेयर करवाएगी, आपका नहीं करवाएगी.
दूसरा इंश्योरेंस होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। उसमें क्या होता है कि अगर 2 गाड़ियाँ का क्रैश हुआ है, आपकी गाड़ी भी ठीक करेगी इंश्योरेंस और दूसरी गाड़ी भी ठीक करेगी इंश्योरेंस। एंड आई हाईली रिकमेंड कि जो भी इंश्योरेंस देख रहा है, मेक श्योर यू आर लुकिंग एट कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। यहाँ पे आओगे और अगर आप देख रहे हो कि कार इंश्योरेंस कितना होगा फॉर अ कार विच कॉस्ट अबाउट $3,000-4,000, यू लुकिंग एट अप्रॉक्सीमेटली $50 a month. Oh, that's cheap. That's even cheaper than Yes, New Zealand. Because the car itself is cheap. Okay. तो साहिल, लेट अस से कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एंड दे गेट पीआर। हाउ इजी इट इज़ टू गेट पीआर इन ऑस्ट्रेलिया? अगर उन्होंने पीआर लेनी है ऑस्ट्रेलिया में तो कितना इजी या कितना हार्ड है ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना एट दिस स्टेज? एट दिस स्टेज अगर तो आप रह रहे हो रूरल या रिमोट एरियाज में, पीआर ऑफ कोर्स इज़ अ लॉट ईजियर बिकॉज आपके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। इफ़ यू आर लिविंग इन सिडनी मेट्रोपॉलिटन एरियाज, पीआर हैज़ बीन लिटिल बिट ट्रिकी बिकॉज ऑफ कोविड टाइम्स। आपके प्रोसेसिंग टाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं फॉर एनी वीज़ा, नॉट जस्ट पीआर ऑल्सो। तो आई नो न्यूजीलैंड में तो अभी रिसेंटली गुड न्यूज़ आई थी अबाउट द रेजिडेंसीज फॉर 165,000, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी भी ऑस्ट्रेलिया में। But it really depends on what course you're studying, right? So for example, in fields like accounting, there is still scope for PR. But if you're looking at courses like hospitality, उनमें थोड़ी सी PR मुश्किल हो रही है because those courses haven't been in demand as much, क्योंकि hospitality industry एक ऐसी industry थी which was affected a lot during COVID, क्योंकि सारे restaurants बंद पड़े थे, you know. तो IT फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डन IT और यू डन नर्सिंग, तो इनमें PR की भी फिर अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इट्स रिलेटिवली ईजियर देन अदर कोर्सेज। ओके, तो IT की कितनी डिमांड है वहाँ पे? IT अगर कोई IT का कोर्स लेके आता है तो IT की कितनी डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में? IT is I think it's such a field that it has been going up for the past 4 to 5 years. And it's continuously gonna go up in my opinion. So the benefit of studying IT is, once again, it's very much like nursing. एक बहुत ही broad field है. Once you do IT, you can go into so many things. You can go into networking, you can go into solutions analyst. So I think if you're considering doing IT, you're making an absolutely right decision, provided you're interested in that field. और इसकी PR scope भी काफ़ी डिमांड में रहने वाली है आगे जाके। ओके साहिल, अब मुझे आप ये बताइए कि लेट अस से अगर कोई वहाँ पे PR हो जाता है, ठीक है, तो उनके लिए वहाँ पे घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना कितना हार्ड है या क्या एक्सपेंसिव है, या फिर उनको सिटीज़ मूव करना पड़ेगा आफ्टर गेटिंग PR? तो क्या सिचुएशन है वहाँ पे हाउसिंग की? Housing is very expensive in Sydney at the moment. On an average house price in Sydney is about $1 million. Oh my God! Which is average house price. Very Means expensive. if you own a house, you become millionaire automatically. pretty much. तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपको जो लोन मिलता है घर का, आपको लोन मिलता है for 30 years. राइट, आपका होम लोन आपको पे करना होता है 30 ईयर्स में। तो अगर आपको घर खरीदना है, मान लो $1 million का घर खरीदना है, तो आपको देने पड़ेंगे 20% डिपॉजिट मिनिमम। ठीक है, आपके पास 20% डिपॉजिट होना चाहिए, पैसा इकट्ठा। उसके बावजूद आपको जो घर की रजिस्ट्रेशन होती है, उसको यहाँ बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी, उसके लिए भी पैसे होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प ड्यूटी ऑन अ $1 million हाउस वुड बी अबाउट $50,000. ओके, तो अगर आप $1 million घर सोच रहे हो, आपके $2.5 लाख कहीं नहीं गए। ओके, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो बाकी और सिटीज़ में चांसेस क्या हैं? जैसे ब्रिस्बेन मैंने सुना है, अपना पर्थ भी सुना है, उन सिटीज़ में क्या चांसेस हैं? पर्थ में आपको $4.5-5 लाख में इतना बड़ा घर मिल जाएगा ना, बहुत बड़ा घर मिलेगा आपको। Okay. तो पर्थ में buying a house in Perth is actually a very smart move, whether it's for investing or whether it's for living in there. मेलबर्न में भी आउटस्कर्ट्स में काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ निकली हुई हैं, अबाउट $500,000 to $600,000 में आपको काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। ब्रिस्बेन में प्रॉपर्टी मार्केट इज़ गोना बी ऑन अ बूम। कलोंड्रा एरिया वहाँ पे है,
और सिडनी में अगर आपको घर खरीदना है, सिडनी के आउटस्कर्ट्स में एरियाज लाइक वुलंगोंग अभी भी थोड़े बहुत सस्ते हैं घर वहाँ पे, बट सस्ते आई मीन नॉट 600,000, आई मीन सस्ते 800,000 के आसपास। ओके, तो सिडनी ही अभी एक्सपेंसिव कंट्री है। इट्स लाइक पीपल से दैट सिडनी इज लाइक सेकंड लंदन। Pretty much, it's a very expensive market, and that's half the reason कि यहाँ पे रेंट भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, बिकॉज अगर आप घर खरीद रहे हो $1 million का, फिर वो लोग रेंट भी उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं घरों का। ओके साहिल, आप मुझे बताइए, अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट मैरिज करके इंडिया से अपने स्पाउस को लेके आना चाहता है, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है, तो उनके लिए अपने पार्टनर को लेके आना साथ में इंडिया से ही कितना इजी है या कितना हार्ड है? और अगर कोई वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑलरेडी है और वो शादी करके अपना पार्टनर को लेके आना चाहता है मैरिज करके, तो उनके लिए भी क्या सिचुएशन है? तो इस टाइम तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कह सकते हो आप, बिकॉज ऑफ द बॉर्डर क्लोजर। बिकॉज इस टाइम कंट्री में आने के लिए इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल एट द मोमेंट। इवन इफ यू आर अ रेजिडेंट एंड यू अप्लाइड फॉर अ पार्टनर वीज़ा फॉर एग्जाम्पल, तो ऑफशोर पार्टनर वीज़ा की इस टाइम एप्लीकेशन चल रही हैं 16 to 24 months। दे कैन गो फॉर क्वाइट लॉन्ग। बट गोइंग बैक टू वट यू वर सेइंग कि अगर आप साथ में आ रहे हो बाय अप्लाइंग फॉर दैट स्पाउस वीज़ा, इट्स अ लॉट ईजियर देन अप्लाइंग फ्रॉम हियर करंटली। ये करंट सिचुएशन है इस टाइम पे। बट वंस द बॉर्डर्स ओपन, it will be the other way around, if that makes sense. साहिल, आप मुझे ये बताइए कि जैसे हम इंडियंस हैं तो वी गो टू गुरुद्वारास, ठीक है, मंदिर, तो वहाँ पे कितने मंदिर या गुरुद्वारा हैं अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट जाना चाहता है? तो सिडनी में इस टाइम पे गुरुद्वारा और टेम्पल काफ़ी सारे हैं। लाइक टू गिव यू एन आइडिया, सिडनी के CBD से अगर आप शुरू करें एंड इफ़ यू गो इन ऑल 4 डायरेक्शंस, आपको विद इन 30 to 40 मिनट्स में आपको हर डायरेक्शन में एक गुरुद्वारा या टेम्पल मिल जाएगा। एंड पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ बिकॉज यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी इज़ वेल स्प्रेड आउट, बट मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स एंड गुरुद्वाराज आर इन वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ सिडनी, बिकॉज वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ सिडनी में बहुत ही ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन बसी हुई है इस टाइम पे, एंड दे हैव बीन फॉर पास्ट मैनी ईयर्स। तो इन वेस्टर्न सिडनी में बहुत इंडियन कम्युनिटी जो रह रही है, वहाँ पे आपके टेम्पल्स की वहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे गुरुद्वारे भी हैं इस टाइम पे, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल are recently preferring to move to Western Sydney rather than living near the CBD, because वो चाहते हैं कि अपनी close community में रहना, being supported by other fellow Indians also. ओके, और बाकी सिटीज़ में जैसे पर्थ है या ब्रिस्बेन है, तो वहाँ पे कैसा हिसाब किताब? ब्रिस्बेन में भी हैं temples and gurudwaras, but from when I visited last time, when I looked at it last time, it was about drive of 1 hour, तो इतनी close vicinity में नहीं थे। And similar goes for Perth also. Perth में I think, if I'm not wrong, there was about 4 or 5 gurudwaras, if I was not wrong. I may be wrong, but don't quote me on it. But the most saturation has been Sydney, definitely. सिडनी मेलबर्न में ज़्यादा हैं। Yes, correct. ओके साहिल, आप मुझे ये बताइए कि व्हाट आर द प्रोज ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, व्हाई यू डोंट वांट टू लीव ऑस्ट्रेलिया? I think number one would be lifestyle. You get accustomed to the Australian lifestyle. बहुत ही relaxed lifestyle रहता है. People, even though यहाँ पे बहुत hectic lifestyle होता है, people are very relaxed, very laid back. Standard of living आपका काफ़ी अच्छा होता है, and the income in Australia, in Sydney especially, is quite good. हाँ, एक्सपेंसिव सिटी है, बट अकॉर्डिंगली आपकी इनकम भी उसी हिसाब से होती है। तो डेफिनेटली there's the pros. In terms of, आप कॉन्स भी पूछने वाले हैं, I'm sure I'll give you a few cons. yes, sure. Cons lately of living in Australia has been the weather used to be really good here, but lately the weather has been
टेम्परमेंटल, एक ही दिन में आपके 4 सीजन्स हो रहे हैं, लाइक स्पेशली मेलबर्न फॉर एग्जांपल। अगर आप मेलबर्न में सुबह निकलें, आपकी धूप निकली होगी, उसके 2 घंटे बाद बारिश होगी, फिर उसके 2 घंटे बाद धूप होगी, फिर बारिश होगी। तो वेदर इज़ अ लिटिल बिट अनप्रडिक्टेबल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर कॉन्स इज़ कि यहाँ पे जो शॉप्स होती हैं वो बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। हमारे इंडिया जैसा नहीं है कि वहाँ पे रात को आप निकलो 8 बजे तक शॉप्स खुली होती थी, यू नो। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। तो अगर आप काम ख़त्म कर रहे हो 5 बजे, अगर कुछ खरीदने जा रहे हो कोई शॉपिंग कपड़ों की, तो वो दुकानें बंद होती हैं। हाँ, ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह खुली होती है अप्रॉक्सीमेटली 8 PM तक, बट नॉट अदर शॉप्स। Okay. I think another con would be that unlike India, you know, आपके जो नेबर्स होते हैं आप उनसे इतना घुलते मिलते नहीं हो। लाइक इवन द पीपल, आपके जो खुद के दोस्त होते हैं, दे डोंट ऑलवेज लिव क्लोज टू यू, थोड़ा दूर रहते हैं। और Absolutely. स्नेक्स का भी एक कौन है? snakes and spiders. But to be honest with you, मेरे को यहाँ पे since 2004 I think I've probably only seen 1 or 2 snakes, और वो भी जब मैं बिल्कुल ही ट्रैकिंग करने गया हुआ था इन रेन फॉरेस्ट। मैंने सिटी में आज तक एक भी स्नेक नहीं देखा। ओह, ओके। थैंक यू ऑस्ट्रेलिया के बारे में एजुकेट करने के लिए, बताने के लिए, ताकि लोग जो हैं वो बेटर डिसीजन ले सकें कि उनको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या न्यूजीलैंड जाना चाहिए। न्यूजीलैंड के बारे में तो हम वीडियोस डालते रहते हैं अपनी उसके ऊपर, चैनल के ऊपर, बट ऑस्ट्रेलिया की भी डिमांड आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड की वीडियो बनाइए। तो इसलिए थैंक्स फॉर गिविंग इट टाइम एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द चैनल। और इनका जो चैनल है उसका भी अब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप जाके देख सकते हैं इनके चैनल पे कि ये किस तरह की वीडियोस बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आप अगर जानना चाहते हैं तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता देंगे। तो थैंक यू साहिल, थैंक्स फॉर योर टाइम।